तो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पैराग्राफ कर लिया था, तो हम ये यहाँ पे आए हुए थे, पढ़ रहे थे। कैन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो वो क्या कर रही है, वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज कर रही है। हमने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो वॉल्यूम और प्रेशर होती है वो एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कर देगी। मतलब क्या है, देखो, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मतलब एयर अंदर आई है, जब भी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, एयर अंदर आई, वो फूले हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ओके, तो अब उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब उनका तो उनका प्रेशर कम हो गया। अब मतलब प्रेशर, अब हमारे अंदर वॉल्यूम, अब हमारे अंदर वो ऑक्सीजन आ गई है लंग्स के अंदर, तो हमारी ऑक्सीजन का जो अंदर प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया और बाहर का कम हो गया, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट बन गया ना, हो गया। ऐसे हमने पढ़ा था, प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे ही तो बनता है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वगैरह वगैरह, मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है, तुम देख लेना उस वीडियो को। तो उसके कारण हुआ ये, तो मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा उसके कारण क्या होगा, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ओके, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द एयर। उससे क्या होगा, वो फोर्स करेगा एयर को आउटसाइड से हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई थी, तो उसने क्या इंक्रीज, उसने डिक्रीज किया है जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। तो फिर से पढ़ते इस लाइन को, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, ठीक है। तो लंग्स कब, जो लंग्स में एयर है वो कब अंदर आएगी, जब पल्मोनरी वॉल्यूम तो ज़्यादा होगी और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। ये प्रोसेस हुई हमारी पूरी इंस्पायरेशन की। तो इंस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखनी तो ये लिखना बच्चों, जैसे ये मत लिख लेना ब्रीथ इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर इज एयर इज ड्रॉन आउट एंड नो नो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो ये इंस्पायरेशन की डेफिनेशन होगी। अब आगे आते हैं, relaxation of the diaphragm and their intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position। अब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो रिलैक्स हो जाएंगे, स्टर्नम जो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे, डायफ्राम भी और इंटरकोस्टल मसल्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे और रिड्यूस कर देंगे थोरेसिक वॉल्यूम का, एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। दिस लेड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब देखो, अब लंग्स की वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो कम हो गई है, तो मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली अबोव हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कॉज करेगा एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, मतलब एक्सपायरेशन, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, जो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ है, आई थिंक, है ना। देख हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। दिस लेड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ है और हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्लाइटली, ठीक है। किस लिए हुआ है, कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो कम हो गई है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कि क्या कॉज करेगा, एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, मतलब एक्सपायरेशन, ठीक है। ये हो गया एक्सपायरेशन की डेफिनेशन। We have the ability to increase the strength of the expiration and inspiration with the help of additional muscles in the abdomen। हमारे पास एबिलिटी है, हम ज़्यादा कई बार लेते ना, ज़्यादा एयर अपने अंदर डाल देते हैं, ज़्यादा एयर निकाल भी सकते हैं, ये एबिलिटी है हमारे अंदर। ऑन एन एवरेज अ हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। मिनट में दे रखा है, कभी सेकेंड्स में पूछ लेते हैं, तो तुम कैलकुलेट कर लेना। मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थी ह्यूमन जो है पर मिनट कितने टाइम, 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन
फिजिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होती है वो हम क्या ना स्पायरोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करी हुई है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस टॉपिक में, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, टीवी। क्या है टीवी? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीथिंग के दौरान, रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड करी गई है, ठीक है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये कब, इट इज़ अप्रोक्स 500 ml होती है। दैट इज हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर approximately 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक मिनट में कितनी ml एयर जो है एक्सपायर और इंस्पायर करते हैं हम? 6,000 से 8,000 वो ml। और लीटर में पूछ ले तो 6 लीटर to 8 लीटर। तो टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। इट इज अप्रोक्स मतलब एक बार में कितनी होती है? एक बार में तो ये 500 ml होती है एक ब्रीथिंग में, और एक मिनट में 6,000 से 8,000 ml, मतलब 6 लीटर से 8 लीटर पर मिनट है, ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम होगी नॉर्मल वॉल्यूम की, नॉर्मल रेस्पिरेशन की, ठीक है। अब इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम का है, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। वो वॉल्यूम ऑफ एयर देख टाइडल वॉल्यूम तो क्या हो गई, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम एक्सपायर और इंस्पायर करेंगे। अब उसमें कुछ तुम ज़्यादा ही मतलब इंस्पायर और कर लो, एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर लो उसी में, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर करेगा बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ये कितनी होती है? 25 से ml से 3,000 ml। हम इतना कुछ फोर्सिबल रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2500 से 3,000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं। अब एक्सपायरेटरी में भाई एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब ये कितनी होती है? 1,000 से 1,100। ये कम ही होती है, ज़्यादा हम एक्सपायर नहीं कर सकते, बस ये कम ही होती है, 1,000 से 1,100 ml। नेक्स्ट है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। देखो हमने पहले नॉर्मल रेस्पिरेशन करो, सब नॉर्मल रेस्पिरेशन कर ली। अब क्या करो? एक्सपिरेटरी, हमने पिछले उसमें पढ़ा था, क्या थी? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करो, मतलब कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर करो, निकाल ली सबने। अब जो वॉल्यूम ऑफ एयर बची है, अब बची है, उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। दिस एवरेज इज 11 ml to 1,200 ml। 1,100 ml to 1,200 ml होती है। मतलब कि हमारे लंग्स में काफ़ी एयर है जो हमेशा ही रहेगी, उसको हम नहीं निकाल सकते। मतलब जितनी निकाल सकते उतनी और रहती है। हम 1,000 से 1,100 ml तो फोर्स करके निकाल सकते हैं, फोर्स से, और कितनी रहती है? 1,100 ml से 1,200 ml। एक रेस्पिरेशन की बात हो रही है सब में। जो इंस्पायरेटरी में भी 25 से 3,000, ये एक बार के बारे में है, ये नहीं एक पर मिनट कितनी निकाली, एक रेस्पिरेशन में। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. अब कैपेसिटीज देख लेते हैं हम क्या क्या है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी फर्स्ट हमारी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? अब तुम देखो, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल रेस्पिरेशन करो, जो हमने एयर अंदर ली और निकाल ली, क्या हो गई? ये टाइडल वॉल्यूम हो गई टाइडल वॉल्यूम। अब जो ली, अब कुछ ज़्यादा ले लो, एडिशनल वॉल्यूम ले लो, ठीक है। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ले लो,
और जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लेंगे उस कैपेसिटी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर करता है आफ्टर अ नॉर्मल, मतलब जितनी टोटल हम इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान, जितनी एडिशनल टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या क्या इंक्लूड करती है? टीवी प्लस आईआरई कैलकुलेट करनी आ जाती है, आईआरवी दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछ लेंगे। ठीक है, अगली है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। तो ये क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब नॉर्मल इंस्पिरेशन ले ली हमने, सांस ले ली, अब ज़्यादा एयर एक्सपायर कर दो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जितनी तुम निकाल सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है एक्सपायर करने की, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर तुम फोर्स से निकालोगी उस कैपेसिटी को हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि देखो टाइडल वॉल्यूम तो दोनों में, क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन, इस ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद होगा सब कुछ, ठीक है। इसमें हमने नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या के बाद क्या किया है, और ज़्यादा इंस्पायर कर लिया एडिशनल, और इसमें हमने एडिशनल निकाल दिया, एक्सपायर कर लिया, तो इसलिए इसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोला है, इसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो लिखो, कमेंट में लिखो, अभी लिखो, ठीक है। अगली है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? अभी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब तुम देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लो, नॉर्मल एक्सपिरेशन करोगे, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लो, और उसके बाद एडिशनल एक्सपिरेशन भी कर लो, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर लो, ओके, और फिर एडिशनल एयर भी निकाल दो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी बोलते हैं। ये क्या क्या आता है इसमें? ईआरवी प्लस आईआरवी। देखो ईआरवी क्यों आया है? मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन करी, लेकिन हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब वो नहीं करी हमने, मतलब कि जो फोर्स के कारण जो हम एक्सपायर करते थे जो एयर, वो नहीं किया है, तो मतलब वो रह चुका है, इसलिए वो ऐड हुआ है। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा रहती है, इसलिए इसमें ये ऐड हुआ है, ठीक है। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तो ये ईआरवी जो फोर्स के कारण हम निकालते वो एयर भी लंग्स के अंदर, क्योंकि वो हमने नहीं निकाल, वो इसमें नहीं निकलती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा रहेगी, इसलिए ये इंक्लूड होता है इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में। नेक्स्ट है विटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वीसी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। इसमें फोर्स्ड एक्सपायरेशन आई है, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद मान लें हमने ब्रीथिंग ली, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करी, एक्सपायरेशन कर दी, होगी नॉर्मल ब्रीथिंग। अब उसके बाद हमने फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दी, फोर्स के कारण हमने जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर वो एक्सपायर कर दी, ओके, बाहर निकाल दिया। अब जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है वो पर्सन जितनी ब्रीथ कर सकता है एक साथ, जितनी ब्रीथ, अब तुम करके देखो, ईआरवी मतलब निकाल के मैक्सिमम एयर, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो करोगे, उसके साथ एक्स्ट्रा और इंस्पायर कर लो और एक्स्ट्रा फोर्स एक्सपायर भी निकाल दी, तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगी? ईआरवी, टीवी, आईआरवी, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है। ये विटल कैपेसिटी में यही आएंगी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी और आईआरवी। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, मतलब इसमें दोनों आएंगी। वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जितनी हम ब्रीथ कर सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन के कारण, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हम जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम हम ब्रीथ इन अंदर ब्रीथ कर सकते हैं वो एयर, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जब जो हम फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जो जो हमारे अंदर जो एयर होगी वो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या बनने, जो कैपेसिटी होगी फिर वो वॉल्यूम ऑफ एयर विटल कैपेसिटी बनाएंगी। कौन सी वॉल्यूम ऑफ एयर? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ अंदर करेंगे जो ब्रीथ वो, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट, और जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद हम जो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट करेंगे, ठीक है।
तो ये विटल कैपेसिटी की डेफिनेशन। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो विटल कैपेसिटी को समझो, इसको अच्छी तरह बैठ के इसको समझो क्या है ये। ERV प्लस TV प्लस IRV, इससे हम विटल कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में ऑब्वियसली सब होगा, एक रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV, TV, IRV, इन सबको मिला के, सभी वॉल्यूम को मिलाकर हमारे टोटल लंग कैपेसिटी में बनेगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स RV, ERV, TV एंड IRV और विटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है, ERV, TV एंड IRV, और उसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दें तो टोटल लंग कैपेसिटी बनेगी। ओके।